चलिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए स्तंभाकृति। स्तंभाकृति व्याख्या है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे स्तंभाकृति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए बाल्यावस्था में। बुद्धि का अधिकतम विकास बाल्यावस्था में होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और परवर्ती किशोरावस्था आते आते अर्थात 19-20 साल की उम्र तक यह काफ़ी धीमा हो जाता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। आंसर होगा ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति पर। मूल प्रवृत्ति पर व्याख्या दे रखी है, शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, जैसे रोना, हंसना, स्वप्रेम की भावना आदि। यह अवस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने शैशवावस्था को मानव जीवन का आधार माना गया है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत को कोहलर ने प्रयोग किया था। आंसर होगा ऑप्शन बी वनमानुषों पर। व्याख्या दे रखी है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देने का श्रेय जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर को है, जिसने अपनी पुस्तक मेंटालिटी ऑफ एप्स में वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया। कोहलर ने सूझ के सिद्धांत का प्रयोग वनमानुष या सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कोहलर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश में भी उच्च होंगे। किसमें? यानी आंसर होगा ऑप्शन ए सृजनशीलता में। व्याख्या है, किसी भी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि कहा जाता है, जबकि नवीन उत्पाद एवं नवीन खोज करने की क्षमता को सृजनशीलता कहा जाता है। अतः बुद्धि लब्धि के आधार पर सृजनशीलता का मापन नहीं किया जा सकता तथा यह भी निश्चित नहीं हो सकता कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। व्याख्या दे रखी है, थॉर्नडाइक ने अधिगम या सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए हैं, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। व्याख्या दे रखी है, प्रभाव के नियम के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। प्रभाव संतोषजनक होने पर व्यक्ति उस अनुक्रिया को सीख लेता है तथा असंतोष उत्पन्न होने पर उस कार्य को नहीं करना चाहता। प्रभाव के नियम को अध्यापक द्वारा कक्ष यानी क्लासरूम में लागू करने के लिए मुख्यतः 2 कार्य करने की अति आवश्यक है। पहला है, शिक्षकों को अध्यापन कार्य करते समय बालकों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। दूसरा है, शिक्षक को चाहिए कि पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करे ताकि छात्रों में अधिगम के प्रति अभिरुचि बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जा सकता? तो आंसर होगा ऑप्शन बी तार्किक विधि। व्याख्या दे रखी है, स्मृति वह योग्यता है जो पूर्व अनुभवों अथवा अधिगम से सीखी गई बातों को संचित करने तथा कालांतर में उसका चेतन जगत में प्रयोग करने से संबंधित है। प्रत्यावाहन विधि, पहचान विधि तथा पुनः सीखना विधि स्मृति से संबंधित हैं तथा तार्किक विधि बौद्धिक क्षमता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का विकास डैश द्वारा किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी मर्रे द्वारा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन का एक परीक्षण है। इस परीक्षण का विकास वर्ष 1935 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय
के शिक्षक S.A. मर्रे द्वारा किया गया। TAT परीक्षण में 31 कार्डों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक कार्ड सादा रहता है तथा परीक्षण के समय एक व्यक्ति का अधिकतम 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग चित्र बने होते हैं तथा प्रत्येक कार्ड पर बने चित्रों के आधार पर 5 मिनट में कहानी बनानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल केंद्रित शिक्षा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा के विकास में। मनोविज्ञान के द्वारा ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक के व्यवहार को नियंत्रित करके सकारात्मक दिशा प्रदान की जाती है तथा शिक्षण पाठ्यक्रम तथा शिक्षण कौशल छात्र के अनुकूल ही तैयार किए जाते हैं ताकि छात्र सहजता पूर्वक अधिगम कर सके। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। व्याख्या दे रखी है, वृद्धि एवं विकास सतत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक को असहाय शिशु से आत्मनिर्भर प्रौढ़ बनाती है। विकास के सिद्धांत निम्नवत हैं जिससे विकास की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। पहली है निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है समन्वय का सिद्धांत यानी एकीकरण का सिद्धांत, वैयक्तिकता का सिद्धांत, वंशानुक्रम का सिद्धांत व वातावरण के अंतःक्रिया का सिद्धांत। पांचवा कहेंगे अब विकास क्रम का सिद्धांत। वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है, वर्गीकरण का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, कक्षा में शिक्षण में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्परता का नियम। तत्परता में कार्य करने की शक्ति निहित होती है तथा साथ में तत्परता से सक्रियता भी बढ़ जाती है। तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। इस नियम के तहत निम्न कार्य करने चाहिए। पहला है, शिक्षकों को बालकों की अभिरुचि एवं अभिक्षमता का मापन कर लेना चाहिए जिससे उनकी तत्परता का ज्ञान हो सके, ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा है, बालकों को तत्परता के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था होनी चाहिए। पूर्व पाठ से कुछ 3 प्रश्न पूछकर नवीन पाठ आरंभ करने चाहिए। पाठ प्रस्तावना है, भाटिया के अनुसार तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना युद्ध को आधा विजय कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान। आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रत्यक्षीकरण। सम प्रत्यय संकल्पना निर्माण के सोपान निम्न हैं, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण, पृथक्करण, सामान्यीकरण। अतः सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान प्रत्यक्षीकरण होगा। ओके, थैंक यू।